हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की न्यू वीडियो लेके आया हूँ जो है कास्ट सेंसस पर। इसकी 2 वीडियोस मैंने पहले ही बना चुकी हैं, जो ओबीसी कास्ट सेंसस पार्ट 1 और ओबीसी कास्ट सेंसस पार्ट 2 के नाम से प्लेलिस्ट में है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के हमारे प्लेलिस्ट में। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियोस मतलब अच्छे से समझ में आएगी। और अब हम बात करेंगे अपने कास्ट सेंसस के पार्ट 3 वीडियो पे, जो हमारा 3rd वीडियो है। इस 3rd वीडियो में क्या हम डिस्कस करेंगे? इस 3rd वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि डज इंडिया नीड अ कास्ट सेंसस। मतलब कास्ट सेंसस को लेकर बहुत सारी धारणाएं बना रहे हैं। बीजेपी उसके लिए रिलक्टेंट है, वो नहीं करवाना चाहते हैं। और जो अदर अपोजिशन पार्टीज हैं, अदर अपोजिशन पार्टीज और बीजेपी के अलाई पार्टीज भी हैं, जैसे कि जेडीयू जो बीजेपी के साथ है गवर्नमेंट में बिहार में, और अपना दल, ये सब भी चाहते हैं कि हो। तो क्यों बीजेपी भी ये दबाव बना रहे हैं, ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। जिस बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज में, उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप ब्रीफ रिकैप लेना चाहते हैं तो ये जेडीयू और रीजनल पार्टी इसलिए चाहती हैं क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो ये ओबीसीज ही है, और ओबीसीज के लिए ओबीसीज की मांग है कास्ट सेंसस ऑफ ओबीसी, इसलिए ये रीजनल पार्टीज मांग कर रही हैं। लेकिन जो बीजेपी है उसका वोट बैंक किस पे चलता है, वो एक अपना उनकी जो राजनीति है वो एक अलग चलती है। उनकी जो राजनीति है उसमें ओबीसी और एससी एसटी पे नहीं सकते हैं, वो उनकी जो मेन कोर होता है वो हिंदुत्व पे होता है। तो वो पूरे हिंदू समुदाय को एक साथ लेते हैं, द ऑल हिंदू कम्युनिटी। अगर वो ओबीसी सेंसस करवाते हैं तो हो सकता है ये स्प्लिट वोटिंग हो जाए, ओबीसी के जो वोट्स हैं वो बीजेपी की तरफ ना आए। क्योंकि अगर कास्ट सेंसस होता है, वेट अ मिनट, तो कास्ट सेंसस जब होता है तो बीजेपी गवर्नमेंट, हो सकता है ऐसा सिचुएशन आए कि बीजेपी गवर्नमेंट के सामने एक और डिलेमा खड़े हो जाए रिजर्वेशन का। क्योंकि अगर कास्ट सेंसस हुआ तो हो सकता है, और ऐसे श्योर ही है क्योंकि मोर देन 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज ओबीसी। और जब ये निकल के आएगा कि इंडिया में आधे से ज़्यादा ओबीसी हैं, सॉरी इंडिया के अंदर, हाँ, तो इंडिया में जब आधे से ज़्यादा ओबीसी निकल के आएंगे तो ये बात भी होगा कि मोर देन 50% पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 27% रिजर्वेशन ठीक नहीं है, तो रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग होगी। इससे बीजेपी की जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं क्योंकि दे आर विंग अपर कास्ट वोट्स, उनको वो करते हैं, उनको वो मतलब मीनिंग ऑफ WO इस वर्ड मीनिंग मतलब क्या है, लुभाना। तो अपर कास्ट वोट्स, जिसकी वजह से जनरल कैटेगरी के, तो जिसकी वजह से वो लोग मतलब नाराज हो सकते हैं, इसलिए बीजेपी ऐसा नहीं चाह रही है। पर अदर रीजनल पार्टीज का जो मेन वोट क्या है, मेन वोट बैंक, वो वोट बैंक है आपका ओबीसी, इसलिए वो ओबीसीज को लुभाने के लिए वो ये कास्ट सेंसस का दबाव बना रहे हैं ताकि ओबीसीज का वोट उनकी तरफ आ जाए। अब हम जहां तक बात करते हैं कि क्या इंडिया को नीड अ कास्ट सेंसस, ये तो एक पॉलिटिकल व्यू हो गया, इट इज एन पॉलिटिकल व्यू, बट द मेन फैक्ट इज दैट दिस इज एन एजेंडा। कास्ट सेंसस एक वर्ड है, एक एजेंडा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो क्या कास्ट सेंसस की जरूरत है कि नहीं है, इस पर एक बैलेंस्ड अप्रोच हम ले सकते हैं। ना हम बीजेपी की तरफ जाएंगे, ना कांग्रेस की तरफ जाएंगे, ना किसी और की तरफ। एक बैलेंस्ड अप्रोच क्या है, कास्ट सेंसस होने से क्या हो सकता है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका बिलीव है कि अगर हम उसके पॉलिटिकल इंपैक्ट को हटा दें, जो कि किसी भी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि कोई भी पार्टी अपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती है जो जनता के हित में ना हो, और ऐसा कोई कार्य भी नहीं कर सकती, मैंने कहने का मतलब ऐसा वो प्रतिबंधित है, ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जो जनता के हित में ना हो। और ऐसा कोई कार्य अगर जो जनता के हित में है पर अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये काम भी आप नहीं कर सकते हैं। मतलब आपके करने और ना करने दोनों पर उस पर पाबंदियां हैं। पर पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती हैं इस बात को। अब हम बात करते हैं कि कास्ट सेंसस होने से
So what are the benefits of caste census? The first benefit is socio-political existence. Socio-political existence. So जो कास्ट आइडेंटिटी पता चलती है आपका सोशियो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस क्या है अपने समुदाय में, कंट्री में, स्टेट में, वो पता चलता है। दूसरा, इससे गवर्नमेंट को मदद मिलती है टू फ्रेम बेटर पॉलिसीज एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स। कि अगर आपको पता रहेगा कि ये समुदाय में इतने लोग 50% है और इसमें से इतने लोग गरीब हैं, तो आप उनको डेडिकेटेड करके, और ये किस टाइप के गरीब हैं, क्या ये पॉवर्टी से गरीब हैं, या फिर इनकी इनकम लो है उसलिए गरीब हैं, या फिर एकदम गरीब हैं, तो उनके लिए डेडिकेटेड एक आप प्रोग्राम में स्कीम बना सकते हैं। सो यू कैन डू दैट। अब तो बेटर पॉलिसीज एंड वेलफेयर प्रोग्राम हम इस पे बना सकते हैं। और यहां पर एक डाटा है जो पार्लियामेंट में पेश किया गया था कि 45% ओबीसीज प्राइमरी एजुकेशन में पार्ट करते हैं, लेकिन जब ये हायर एजुकेशन की बात आती है तो ये आंकड़ा गिर के 37% हो जाता है। तो ये जब ये ओबीसी रिजर्वेशन है ही हायर एजुकेशन में, तब क्यों ये हायर एजुकेशन में आंकड़ा कम हो जाता है? इसलिए इसके लिए भी एक आंकड़ा चाहिए होगा, प्रॉपर सर्वे चाहिए, और ये कास्ट सेंसस द्वारा ही हो सकता है। अब हम बात करें कि एक आंकड़ा ये भी है कि ओबीसी के लिए इसका सही आंकड़ा क्या है नहीं होने की वजह से, ड्यू टू द लैक of the acute and precise statistics of OBCs in India, there is very much confusion in government also and private sector also. Government sector में क्या confusion है? इस बजट में, इस फाइनेंशियल ईयर में जो गवर्नमेंट ने बजट निकाला है उसमें ओबीसीज के डेडिकेटेड जो बजट है, आप चौंक जाएंगे। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट if you believe the surveys of private companies or NSSO that how many OBCs are there, assume 45%, I am not taking 50%। तो उस आंकड़े के हिसाब से और गवर्नमेंट के बजट के हिसाब से देखें तो उसको डिवाइड करने के बाद ये जो आंकड़ा आएगा आपके लिए शॉकिंग होगा। द स्टैटिस्टिक्स इज ₹18 पर ओबीसी पर्सन फॉर FY, मतलब पर एक आदमी पर सिर्फ 18 रुपए खर्च करती है सरकार। 18 रुपए में क्या होगा? 18 रुपए में क्या होगा? ₹18 पर ओबीसी पर्सन फॉर FY। इसका कारण ये नहीं है, दिस इज नॉट रीजन कि गवर्नमेंट रियली वांट्स टू स्पेंड ₹18 और गवर्नमेंट हैड डेडिकेटेड अ प्लान टू ओनली स्पेंड ₹18। दिस दैट बिकॉज दे आर नोइंग दैट पहले के वो स्टैटिस्टिक्स को आंकड़ा बनाकर अपना बजट बनाते हैं जिसमें गवर्नमेंट ओबीसी का काउंट कम है और गवर्नमेंट उस हिसाब से बजट बनाती है, तब डिवाइड काउंट कम है तो डिवीजन करने पे वो आंकड़ा ज्यादा आता है। लेकिन अभी करंट सर्वे में ये पता चला है कि ओबीसी का काउंट बड़ा है, इसकी वजह से और बजट सेम है, इसकी वजह से वो ₹18 तक आ गया है। तो इसलिए एक कॉस्ट काउंट की जरूरत है फाइनेंशियल रीजन के लिए भी। फॉर FY मीन्स फाइनेंशियल ईयर, हिंदी में इसको वित्तीय वर्ष बोलते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं एक कमीशन के बारे में, रोहिणी कमीशन। सो अब यहां से इसका तरीका क्या हो सकता है? व्हाट्स द वे आउट ऑफ दिस टर्मोइल? व्हाट कैन गवर्नमेंट डू, व्हाट कैन गवर्नमेंट कांट? अच्छा, हमने यहाँ पे डिस्कस किया व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कास्ट सेंसस। सो हर चीज के दो पहलू होते हैं। इफ यू विल गेन बेनिफिट यू विल हैव टू बियर लॉस आल्सो। ऐसा नहीं हो सकता है कि बेनिफिट आप ले लें किसी भी आपके काम का और लॉस किसी और को लेना पड़े। कोई भी काम करने में उसका बेनिफिट और लॉस सब आपको ही मिलता है। तो इसका बेनिफिट तो ये मैंने बताया आपको, बेटर पॉलिसीज एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स बनेंगे, सो आपका सोशियो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस पता चलेगा, आपकी आइडेंटिटी पता चलेगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मिलेगी। पर इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे? ड्रॉबैक्स इसके हो सकते हैं अगर हम पॉलिटिकल ड्रॉबैक्स को हटा दें कि एक पार्टिकुलर पार्टी पर्सपेक्टिव से कि बीजेपी को क्या ड्रॉबैक्स होंगे, वो जेडीयू को क्या ड्रॉबैक्स होंगे, समाजवादी पार्टी को क्या ड्रॉबैक्स होंगे, उनको हटा देते हैं। उस बात पे हम डिस्कस नहीं करते हैं, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट। हम डिस्कस करते हैं एज ए नेशन इंडिया के लिए क्या ड्रॉबैक्स आएंगे। तो फर्स्ट ड्रॉबैक हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि रोहिणी कमीशन के बारे में। तो व्हाट इज रोहिणी कमीशन? इट इज एन कमीशन विच इज फॉर्म्ड इन 2017 बाई जी रोहिणी द्वारा ये कमीशन बनाई गई। जी रोहिणी, हु इज ही? ही वॉज एन रिटायर्ड जज। एक रिटायर्ड जज थे जिनके
अध्यक्षता में एक 4 मेंबर कमेटी बनाई गई रिजर्वेशन को, ओबीसी रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि ओबीसी रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं, सॉरी, ओबीसी रिजर्वेशन की रिव्यू करने के लिए कि कितने लोगों को रिजर्वेशन मिला है, क्या सही लोगों को रिजर्वेशन मिला है कि नहीं। इस मामले में जब हमने देखा कि अमॉन्ग 6000 ओबीसी communities present in India, only 40 had seized more than 50% quota in education and civil services। मतलब 6000 ओबीसी कम्युनिटी में से सिर्फ 40 कम्युनिटीज ने ही एजुकेशन और सिविल सर्विसेज में अपना ओबीसी कोटा का 50% सीज कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इनकम एजुकेशन लेवल के बारे में। अब रिजर्वेशन, तो इस रिजर्वेशन का ये मिसयूज हुआ। कैसे मिसयूज हुआ? रिजर्वेशन दिया गया तो सबको दिया गया, 6000 में से सिर्फ 40 कम्युनिटी ने 50% ले लिया, यानी अगर हम रफली बात करें तो 5960 कम्युनिटीज़ को सिर्फ 50% मिला है रिजर्वेशन। तो ये एक ड्रॉबैक है। ये रिजर्वेशन इन ओबीसीज का, मैंने रिजर्वेशन का ड्रॉबैक इसलिए बताया है क्योंकि ये कनेक्टेड है इससे। आप कास्ट सेंसस करेंगे तो रिजर्वेशन का डिमांड उठेगा ही उठेगा। अब हम बात करते हैं कि और क्या ड्रॉबैक हो सकता है। ड्रॉबैक ये हो सकता है कि जो SC STs हैं, यहाँ पे सिर्फ जनरल कास्ट और ओबीसी की बात हो रही है। SC STs वो भी मांग कर सकते हैं रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो भी अपना काउंट की बात करेंगे। खैर उनका काउंट तो होता ही है, पर वो भी मांग कर सकते हैं। तो SC STs हैं। उसी तरह से अदर बीजेपी ने क्या कार्ड खेला है? बीजेपी ने कार्ड खेला है कि ठीक है स्टेट्स अपना सेंसस करवा लें, पर स्टेट्स अपना सेंसस नहीं करवा सकते हैं। वो भी एक पॉलिटिकल रीजन है। जो स्टेट्स रीजनल पार्टीज है, दे कांट डू देयर सेंसस ऑन देयर ओन। यहाँ पे दिया है कि जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 27% ओबीसी कोटा को क्वैश कर दिया गया, उस वर्डिक्ट में MVA गवर्नमेंट ने, महाविकास अघाड़ी लेड बाई उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट ने पर अटैक किया बीजेपी जो अपोजिशन पार्टी में है, लेड बाई देवेंद्र फडणवीस, द फॉर्मर CM ऑफ महाराष्ट्र। अटैक किया, ऑफेंसिव अटैक किया कि महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट ने ओबीसी के राइट्स की रक्षा नहीं की है। तो इसके रिस्पॉन्स में MVA गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के इंपेरिकल डाटा को मांगा। इस डाटा से जो ये कोर्ट में एविडेंस के तौर पे पेश करेंगे, पर सेंटर ने रिफ्यूज कर दिया। और आयरनिकली जब इस MVA गवर्नमेंट के बनने से पहले जो बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट थी, जिसमें मिस्टर देवेंद्र फडणवीस CM थे, उस गवर्नमेंट ने भी बीजेपी से मांगा था। उस समय भी सेंटर ने रिफ्यूज कर दिया था। तो मतलब बीजेपी के CM ने ही मांगा था बीजेपी की सेंट्रल पार्टी से, सेंट्रल लीडरशिप से, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप ने मना कर दिया था। उन्होंने क्या ओपिनियन दिया था कि स्टेट्स शुड डू देयर ओन सेंसस, पर स्टेट्स हैव रिफ्यूज्ड टू डू दैट बिकॉज कर्नाटक के ही ले लें। कर्नाटक में लिंगयाट्स एक कम्युनिटी है जो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है। अच्छी कम्युनिटी मीन्स अच्छी कम्युनिटी मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन में है उनकी कम्युनिटी थी, लेकिन अब वो एक मेजर फोर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करने में, किसी भी इलेक्शंस में। जो ये लिंगयाट्स कम्युनिटी बैक करती है JDS को, जो वहाँ पे HD कुमार स्वामी की पार्टी है, वो बैक करते हैं JDS को। तो वहाँ पे कर्नाटक में जब कास्ट सेंसस करवाया गया तो वहाँ पे उसका फाइंडिंग्स थे, उसको जो उसके सब्सिक्वेंट कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन्हें अभी तक उसको फाइंडिंग को पब्लिक नहीं किया है, क्योंकि इट वॉज एस्टिमेटेड दैट कि जब कास्ट सेंसस से पहले कुछ साल पहले लिंगायत समुदाय के लोगों की संख्या 18% थी टोटल कर्नाटक में, लेकिन अब वो लेस देन 10% हो गई है। तो इसलिए इसको पब्लिक नहीं किया गया, जिसकी वजह से लिंगायत समुदाय में विरोध उत्पन्न होता स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट को वो हरा सकते थे अगले इलेक्शंस में अपने वोट के जरिए। इसलिए उनको पब्लिक नहीं किया गया। और लिंगायत समुदाय की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है कर्नाटक की, उन्होंने भी थ्रेटन किया है कि इस फाइंडिंग्स को पब्लिक ना किया जाए। इसलिए अभी तक तो इसलिए स्टेट्स ये नहीं कर सकते हैं, होगा तो ये सेंटर द्वारा ही होगा। यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन शुड बी रिव्यू टू इंश्योर इट्स इफिशिएंसी, मतलब रिजर्वेशन का रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि ये जो डाटा रोहिणी कमीशन में दिया गया है कि ये 6000 ओबीसी में से सिर्फ 40 कोई 50% कोटा मिलेगा एजुकेशन में, 50% मिला है सिर्फ 40 कम्युनिटीज़ के लोग को,
6000 में से ही, जिसकी वजह से बाकी लोग वंचित हो गए हैं। मतलब जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है उसमें कुछ अपर ओबीसीज हैं, अपर लेयर के, उन्हीं को इसका फ़ायदा मिल पाया है। जिनके लिए डेडिकेटेड था ये, जिनके लिए एक्चुअली ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको तो अभी तक मिला ही नहीं है। तो इसलिए इसकी इफिशियंसी को बरकरार रखने के लिए और इसके ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमें इसका रिव्यू जरूर करना होगा। और उस रिव्यू में, ओबीसी सेंसस या फिर रिव्यू में, हमें यहाँ पर इनकम और एजुकेशन लेवल और लैंड ओनरशिप को देखना होगा। क्योंकि एक सुधा पाई करके एक सोशल साइंटिस्ट है, उन्होंने लिखा है, बोला है कि अ कास्ट सेंसस विल मेक नो सेंस इफ द काउंट डज नॉट डू टेबुलेशन इन टर्म्स ऑफ इनकम, एजुकेशन लेवल एंड लैंड ओनरशिप अमॉन्ग ओबीसीज। मतलब कास्ट सेंसस की मांग तो सब लोग कर रहे हैं, पर इसकी मांग कोई नहीं कर रहा है, इनकम, एजुकेशन लेवल और लैंड ओनरशिप। कहना क्या है, और मेरी भी ओपिनियन यही है कि भाई कास्ट सेंसस तभी काम करेगा जब आप उसमें इनकम, एजुकेशन लेवल और लैंड ओनरशिप का टेबुलेशन करें। अब आप कास्ट सेंसस करते हैं, ओबीसी की संख्या मान लीजिए मोर देन 50% आती है, उन उस 50% में कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, ये भी तो बताना होगा। और पता चल रहा है ऐसे भी ओबीसीज हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेवल पे भी हैं वो, और बहुत ज़्यादा उनका इनकम भी है, फिर बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उनको भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है। या फिर उनको भी जो रिजर्वेशन मान लीजिए बढ़ा, अगर इफ़ रिजर्वेशन इंक्रीजेस तो भी फायदा मिलेगा। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये टेबुलेशन करना जरूरी है। अगर ये टेबुलेशन नहीं हुआ तो द कास्ट सेंसस विल मेक नो सेंस। अब और बात करते हैं कि ये सब बात हो गया, तो इससे हमें क्या समझ में आया है कि बीजेपी इस क्या करना चाहिए अभी इंडियन गवर्नमेंट को, इरेस्पेक्टिव पॉलिटिकल टर्म। बीजेपी को इस पर एक डिटेल डिस्कशन करनी चाहिए अपनी पार्टी के अंदर भी, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे बीजेपी कांग्रेस को क्या करना चाहिए। हम बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। इंडियन गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में एक डिटेल डिस्कशन करना चाहिए, उसमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें दे हैव टू डू एन पॉलिसी, मेक एन पॉलिसी, इसमें कास्ट सेंसस हो, उसके अंदर इनकम, एजुकेशन नंबर और लैंड ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को भी डाला जाए ताकि प्रॉपर कास्ट सेंसस हो। और जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में जिसमें गवर्नमेंट बोल रही थी कि इसमें बहुत फ्लॉज हैं, वो फ्लॉज ना हो इंश्योर किया जाए। सो एक फ्लॉलेस बनाई जाए और उसमें सब पार्टीज, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो तो तैयार ही हैं, तो फिर दिक्कत क्या है। जो अपने अब एनडीए और बीजेपी को भी तैयार अगर हो जाए तो एनडीए भी तैयार समझिए, तो उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग करके इसका एक डिसीजन लेना चाहिए और इस पर एक डिसीजन लेना चाहिए ताकि ये पॉलिटिकल टर्मोइल शांत हो। बट ये पॉलिटिकल टर्मोइल शांत होगा ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभी जो 2022 में चुनाव आने वाले हैं, इलेक्शंस यूपी में, पंजाब में, तो ये टसल चलती रहेगी। हो सकता है चुनाव के बाद कहीं इसका कुछ निपटारा हो, या फिर ये भी टॉपिक बस्ता ठंडे बस्ते में चल जाएगा, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स चुनाव के समय होते हैं। और ये टॉपिक भी हो सकता है कि उतना दिन से अपोजिशन पार्टीज नहीं उठा रही थी इन टॉपिक को, अचानक 2022 में जब चुनाव आने वाले हैं अब 3-4 महीने में, तभी उठा है टॉपिक। तो हो सकता है ये भी चुनाव एक मुद्दा हो, पर वी हैव टू सी। लेकिन इसका बेस्ट वे यही है कि आपको एक पॉलिसी बनानी होगी पार्लियामेंट में डिस्कशन के द्वारा, और उसमें इनकम, एजुकेशन लेवल और लैंड ओनरशिप आपको काउंट करना होगा। नहीं, इसके ड्रॉबैक्स इस वीडियो में हमने देखा कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या इसका बेनिफिट है, कितने लोग इस पे, क्या इसका फाइनेंशियल ड्रॉबैक क्या हो सकता है, फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है, इसकी कमीशन से क्या हो सकती है, बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हमने देखा ओपोजिशन पार्टीज क्या कर रही हैं, कास्ट सेंसस में क्या होना चाहिए। पर इस पूरे वीडियोस में हमने पॉलिटिकल बातें बहुत की, हमने एज ए नेशन इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी बात की, पर जो मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट अच्छी थिंग मुझे इस वीडियो की ये लगी, ये लाइन कि इनकम, एजुकेशन लेवल और लैंड ओनरशिप, ये 3 चीज़ें काउंट होनी चाहिए कास्ट सेंसस करते वक्त ओबीसीज की, तभी जाके ये कास्ट सेंसस सक्सेसफुल होगा और होना भी चाहिए। सो लास्ट में वीडियो को ख़त्म करने से पहले आई वांट टू एक्सप्रेस माई व्यू ओवर दैट माई व्यू इज दैट एंड माई पॉइंट इज दैट द कास्ट सेंसस शुड बी डन but in a proper manner with tabulation in terms of income, education level and land ownership among OBCs. And if this is not done, then caste census should not be done. Then अगर ये काउंट नहीं होगा तो कास्ट सेंसस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके बिना अगर if you want to do caste census without these factors, without taking consideration of these factors, then it will be a total waste of time in my opinion. और लोग के वही अलग ओपिनियन हो सकते हैं, मेरा खुद का ओपिनियन है,
बाकी जो इन्फॉर्मेशंस थी मैंने आपको दे दी। तो आप इसके पहले की 2 वीडियोस देखेंगे और ये वीडियो भी देखेंगे, और इसके बाद हम अपना कास्ट सेंसस का ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हम और भी नए नए टॉपिक्स और को लेते हुए आएंगे। और जहाँ तक बात है हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, ये जीएस में भी आ सकता है। और जीएस से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरल स्टडीज़ के कुछ वीडियोस भी और हमारे में आए हैं, जो डेली 10 क्वेश्चंस के वीडियोस हैं, वो भी आप उसको कवर करें, क्योंकि उससे भी आपको जीएस में कवर मिलेगी। अभी जो वो वीडियोस हैं वो थोड़े से मतलब मैं लो लेवल तो नहीं बोलूँगा, मेरे कहने का मतलब बेसिक लेवल के हैं। मतलब जैसे कि आप क्लास 8, 9, 10 पर जनरल स्टडीज़ का कोई लेवल नहीं होता, एज यू नो। बिकॉज आप जानते हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू हैं। ये कहीं भी पूछा जा सकता है। अगर आप इसे 10th क्लास में पूछें तो जवाहरलाल नेहरू ही मिनिस्टर रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू ही रहेंगे। और आप 6th क्लास में पूछेंगे किसी बच्चे से तो जवाहरलाल नेहरू ही रहेंगे। तो जीएस का कोई लेवल नहीं होता है। हाँ, टफ क्वेश्चंस के टफनेस का लेवल होता है, उस टफनेस को भी वो धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। पर हम शुरुआत बेसिक लेवल से करते हैं, तो आप उससे भी ज़रूर देखें। और ये कास्ट सेंसस के 2 वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखें, तभी आपको ये तीसरा वीडियो समझ में आएगा। सो आपको क्या लगता है कि क्या कास्ट सेंसस होना चाहिए, और होना चाहिए इसके व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ कास्ट सेंसस? अगर आप भी अपने राय प्रकट करना चाहते हैं या फिर आप भी अपना व्यूज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो इसी के साथ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, and while subscribing don't forget to press the bell icon so you will get notified about our new videos. So thanks for watching and keep watching.